अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 7 दिसंबर की कॉल लेकर। सबसे पहले आज के सेशन को थोड़ा रैप अप कर लेते हैं। कल की कॉल में ये कह चुका था कि बियर्स कंटिन्यू करेंगे अगर 41,711 और 672 के लेवल के नीचे ट्रेड करते हैं। अगर आप दिए गए चार्ट को देखें, जो साथ आपको चार्ट नज़र आ रहा है, तो आप वाज़े तौर पे देखेंगे कि मार्केट आगाज़ में जब ऊपर गई है तो वहाँ से उसने फ़ौरन नीचे आई है। उससे जो 743 का हाई है वो बहुत ही खलील मुद्दती है, मेरे ख्याल में 5 मिनट मैक्सिमम उस एरिया में रही है और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। तो सुबह पहली बात ये है कि हमको उसी वक्त ये इंडिकेशन तो मिल गई थी कि एग्जॉर्शन कंटिन्यू करेगी, ये बात तय हो गई थी। उसके बाद फिर सेशन चलता रहा। मैंने मिड डे कॉल भी बड़ी इंतज़ार कर कर के लेट दी कि मैं देखना चाह रहा था कि कुछ वॉल्यूम्स तो बढ़े, मगर बहरहाल मार्केट जो है 41,443 के पास कुछ 443 के ऊपर इनफैक्ट कुछ एफर्ट करती हुई नज़र आ रही थी 12 और 1 के दरमियान। तो मुझे ये उम्मीद पैदा हो रही थी कि शायद, वैसे तो मेरा टारगेट 41,203 का था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इमीडिएट टारगेट 41,443 का था, यहाँ से कुछ रिकवरी मिल जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। मिड डे कॉल के बाद हमने फिर मार्केट को नीचे जाते देखा और वो 41,296 का लो बनाया। अच्छा, कल की कॉल में आपको ये बात बताई गई थी कि 41,203 और 115 का एरिया मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ जाकर रिकवर कर सकती है। ये स्पेशली मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ पर मुझे रिकवरी के चांसेस नज़र आते हैं इस एरिया से। अच्छा, अब जो आज की क्लोजिंग है तो बड़ी फेयर वहाँ से रिकवरी है, यानी कि 540 की अगर क्लोजिंग है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 296 यानी कि तकरीबन 240 पॉइंट की रिकवरी है, 240 पॉइंट की अपने लो से, और मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था। तो अब तक की जो पोजीशन है वो, अगर हम टेक्निकली देखें इसको और सेंटिमेंट्स को इसके समझें, तो उस सपोर्ट को इसने ऑनर करने की कोशिश की है और मार्केट रिकवर हुई है। मगर जो इन मार्केट 72 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई, बावजूद इसके कि हम मेरे ख्याल में हम 300-350 या उससे ज़ायद पॉइंट की गिरावट देख चुके थे। मगर जो सब में परेशान कुन बात है इस पूरे सिनेरियो में वो वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम्स बहुत कम है, रिकॉर्ड लो हैं। पूरे सेशन के वॉल्यूम 100 इंडेक्स के 4,63,00,000 है, जो कि बहुत कम है, और ये एक हैरान कुन बात है। अब जनाब चलते हैं अपने प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ, जो कि अपडेटेड है। आज के जो लेवल्स हैं उसमें एक आपको डिफरेंट बात नज़र आएगी, वो ये कि ख़ास तौर पे रेजिस्टेंसेस जो हैं वो बहुत करीब हैं। उसकी वजह यह है कि जो रेजिस्टेंस पाई जाती है, जो मदाफ़त पाई जाती है इंडेक्स में, वो बहुत ज़्यादा, और मतलब ये पूरा एरिया रेजिस्टिंग एरिया है तकरीबन। मगर जब हम उसको प्रिसाइसली देखते हैं तो इन लेवल्स को जांचने में कामयाब होते हैं। तो बहरहाल ये प्रिसाइस लेवल टेबल है। उसके बाद चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अब जिस तरह कल की कॉल में मैंने कहा कि मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आती है 200 एरिया से रिकवरी की, बेशक 203 एग्जैक्टली तो वो नहीं गया, 296 का लो बनाया, मगर वहाँ से फिर तकरीबन 250 पॉइंट की रिकवरी जो है वो मेरी बात को थोड़ा सा अटेस्ट करती है। तो अब मैं उसको लेकर आगे चलूँगा और उस बात पे मैं बिलीव करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है, बावजूद इसके कि वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत शदीद कम है, और मतलब ये मुझे बहुत परेशान किए दे रही है ये बात कि आखिर फंड्स, इन्वेस्टर्स, रिटेलर और ये तमाम लोग, फॉरेन फंड्स हों या लोकल फंड्स हों, ये लोग कहाँ हैं? मतलब ऐसी क्या मुसीबत आ गई है जो बिल्कुल भी मार्केट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो बहरहाल इनफैक्ट हो ये रहा है कि जो मार्केट है वो बहुत ही कहना चाहिए कि लैकलस्टर रही, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स यकीनन साइडलाइन पे हैं, और यही वजह है कि वॉल्यूम कम है। अब होने ये जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स इग्नोर करेगा, जिस तरह फंड्स ने इग्नोर किया हुआ है मार्केट को,
अब मुझे ऐसा लगता है इंडेक्स इग्नोर करेगा ये जो लैकलस्टर और जो लिमिटेड एक्टिविटी हो रही है, इसको ये इग्नोर करके आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसकी मैंने लॉजिकल वजूहात भी आपको दी कि एक तो सपोर्ट से अच्छा रिकवरी लेना, ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है। तो उसके बाद सिर्फ नेगेटिव बात वॉल्यूम बचती है, मगर ऐसा होता है उमूमी तौर पे, और ऐसे हालात में ही होता है कि जब इंडेक्स रिकवर करना शुरू करता है तो एक दो सेशन के बाद जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, जो मार्केट पे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं, वो फिर मजबूरन मार्केट में आते हैं कि नहीं यार मार्केट इज़ गोइंग अप नाउ, तो उनकी फिर एंट्रीज शुरू होती है और वहाँ से वॉल्यूम बढ़ते हैं। तो मुझे वो सिनेरियो नज़र आ रहा है कि जो इंडेक्स है ये तमाम तर जो लिमिटेड एक्टिविटीज़ है उसको इग्नोर करता हुआ ऊपर जाने की कल कोशिश कर सकता है। अच्छा, आज की कॉल में मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया है, मैं ख़ुद भी लिखते हुए देख रहा था कि ये कन्फ्यूजन ना पैदा करे, तो इसलिए मैं आपको वीडियो में समझा देता हूँ। नंबर एक बात, मेरा मौक़िफ़ ये है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी ले सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या मार्केट नीचे नहीं जाएगी? नहीं जा सकती है। क्यों जाएगी? मार्केट कोई शार्प लो बना सकती है, नीचे आके फिर ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। इसमें अहमियत इस बात की होगी कि मार्केट नीचे रुकती कहाँ है और रुकती कितना देर है, ये आपको देखना है। अगर कल की रिकवरी पे आपने मुकम्मल हावी होना है, ठीक है जी, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि मार्केट को अगर रिकवर करना है तो 41,465 443 को सिक्योर करना होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट को अपना जो शुरू के 2-3 घंटे हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारना होगा। शार्प लो का कोई मसला नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा शार्प लो कोई मसला नहीं है, और शार्प लो के लिए रास्ता बहुत खुला है, यानी कि 41,203 से लेके 41,052 तक के एरिए में शार्प लो बन सकता है, ठीक है ना। हालांकि लो टूटने से परेशानी पैदा होती है, मगर चूंकि वॉल्यूम की कमी है तो शार्प रिकवरी भी हो सकती है। तो टारगेट एक्यूमुलेशन, क्योंकि कल की जो मैंने स्क्रिप्ट कॉल दी थी उसमें आपको फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो के वो तमाम स्टॉक बताए थे जो अब अपने टारगेट लेवल्स पे आ गए हैं। तो यकीनन आज आपने बाइंग की होगी कुछ की, और कल भी आपको कुछ ना कुछ बाइंग का मौका मिलेगा। टारगेट एक्यूमुलेशन ज़रूर करें, ठीक है जी। तो बहरहाल अगर मार्केट ने शार्प लो बनाया कोई बात नहीं, 41,465 443 के ऊपर रुकना चाहिए, और अगर वो इसके ऊपर रुकने में कामयाब हो जाती है और उसके बाद फिर जब वो 41,711 के ऊपर ट्रेड करती है, वहाँ जाके रिकवरी की कंफर्मेशन शुरू होती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सूरत हाल थी, मगर मैंने पूरा सिनेरियो आपको समझा दिया। अब अगर कोई मुझसे सवाल करे कि यार इंडेक्स कहाँ से बेहतर होगा, मतलब ये जो हम रिकवरी की बात कर रहे हैं ये कोई बुलिश मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं। मार्केट में भी एक गिरावट आई है, उसकी रिकवरी हो सकती है, दैट रिकवरी कैन बी अ डेड कैट बाउंस आल्सो, मगर रिकवरी हो सकती है, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उस थ्रेड से कैसे निकलेंगे कि डेड कैट बाउंस है या नहीं। हम उस थ्रेड से कैसे निकलेंगे कि थोड़ी सी रिकवरी लेके मार्केट फिर नीचे चली जाए। ये पॉसिबिलिटी शुरू होती है कि मार्केट अगर 42,225 185 इसके ऊपर रुकने लगे। अभी तो हफ्ता शुरू हुआ है, तो आने वाले सेशंस में अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर ले, इसके ऊपर रुक जाए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मार्केट में जो ये नई गिरावट आई थी हम इससे बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद जो पिछला चैनल था हम दोबारा उसके अंदर ट्रेड करने लगेंगे। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है। स्क्रिप्ट कॉल जो आपको भेजी है उस पर बहुत तवज्जो दीजिए, क्योंकि मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आज मना किया था, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करनी थी। कल शॉर्ट टर्म ट्रेड का मौका मिल सकता है, और कल जो है जो आपका फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो, अभी मैं स्क्रिप्ट देखूंगा तो मुझे पता लगेगा किस किस की बाइंग हो गई है। मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है। बाइंग आपने 100% तो किसी सूरत भी नहीं करनी, चाहे वो फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो क्यों ना हो। ये एक बात समझ लीजिए, अगर अच्छे इन्वेस्टर हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं आप, तो आपको चाहिए कि आप एक्यूमुलेशन भी कर रहे हैं तो एक लेवल तक जाएं, 70% 80%, बस वहाँ तक जाएं। उसके बाद 20% कैश इन हैंड रखें।
वो इस सूरत के लिए कि अगर कोई मुश्किल सूरत हाल मार्केट में किसी एक दिन या 2 दिन के लिए आती है तो आप उसमें वो 20% फंड को यूटिलाइज कर सकें। आमतौर पे क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाती है तो आप लोग सारा माल ख़रीद के बैठ जाते हैं, तो उस वक्त आप सिर्फ बैठे दुआएं करते हैं रिकवरी की। उस वक्त आप नहीं ख़रीदते, उस वक्त कोई और ख़रीदता है, और जो ख़रीदता है उस वक्त उसके टारगेट वो नहीं होते जो टारगेट आपके हैं, क्योंकि वो जहाँ पे लेता है जस्टिफाइड टारगेट उसका नीचे होता है, आप बड़े बड़े टारगेट बना के बैठते हैं। तो इसलिए मार्केट में बेचना बहुत अहम चीज़ है, बेचना आना चाहिए, और मार्केट में वो पेशेंस होना चाहिए जो बाइंग के लिए एक इन्वेस्टर में होना चाहिए। ठीक है। और फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो इसकी एक बड़ी वाज़ेह दलील है कि ये आपको नवंबर में दे दिया गया, आखिर नवंबर में, और उसके बावजूद आज दिसंबर 6 को भी उसकी बाइंग हो रही है। तो उन्हें कुछ स्टॉक ने अपनी बाइंग नवंबर एंड में कर ली बेशक, मगर जो बाइंग टारगेट दिए थे आज दिसंबर 6 को कुछ बाइंग टारगेट पूरे हो रहे हैं। खैर बहरहाल ये तो था 100 इंडेक्स के हवाले से बात। चलते हैं जनाब हम अच्छा, हमारा जो है हमेशा हम करते हैं कि जब सर्दियां होती हैं तो उसमें हम एक टूर ज़रूर करते हैं पाकिस्तान का, तो वो टूर हम शुरू करने जा रहे हैं। आगाज़ उसका कराची से होगा, और कराची में हम दिसंबर के तीसरे हफ्ते में पॉसिबली हम आपके साथ फ्री सेमिनार करना चाहते हैं। जो लोग डाइवर्सिफिकेशन को जानना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करके फंसे हुए हैं, अपने सवालात का जवाब लेना चाहते हैं, वो तमाम लोग बिल्कुल इसके लिए इनवाइटेड हैं। वो तशरीफ़ लाएं और इस प्रोग्राम में शामिल हों और अपने सवालात भी कीजिए, आपके सवालात के भी जवाब देंगे, और हम आपको मर्केंटाइल एक्सचेंज की ट्रेडिंग और उसके हवाले से भी कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे। और मैं ये बता दूं कि हम उसमें न सिर्फ अपनी सर्विस फ्री देते हैं बल्कि ट्रेनिंग भी देते हैं, और उस वक्त तक ट्रेड ही नहीं कराते जब तक आप मुकम्मल तौर पे ट्रेडिंग को समझने में कामयाब ना हो जाए। इस सेमिनार को, फ्री सेमिनार को अटेंड करने का तरीक़ा ये है कि आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0345 619 0443 0345 619 0443। इस नंबर पर रब्ता कीजिए, अपना शहर बताइए, क्योंकि इस वक्त तो ये हम कराची सेमिनार की बात कर रहे हैं, मगर कराची सेमिनार के फ़ौरन बाद हम अंदरून सिंध, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, इनको भी हम प्लान कर रहे हैं। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो हमारे मेन स्टेशन हैं, वहाँ तो हम करते ही हैं, मगर हम छोटे शहरों को भी फोकस कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि उन छोटे शहरों से आप में से कितने लोग ख्वाहिशमंद हैं कि हम आपके पास आके आपसे बात करें। अगर आपका इंटरेस्ट हमारे जो टीम है उसको नज़र आएगा, अगर रजिस्ट्रेशन की शक्ल में, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो ये सिंपल रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ अपना नाम, सिटी और डिटेल बताएं, फिर हमारी टीम आपको रब्ता कर लेगी। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, योर फीडबैक मैटर्स, ये सेगमेंट जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। पहला शाह साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, योर एनालिसिस आर ऑलवेज अप टू द मार्क, यू आर नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट, यू आर अवर टीचर इन PSX, बिकॉज मौला अली का फरमान है कि जिससे भी आप एक लफ्ज़ भी सीखते हैं वो आपका टीचर है। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, आमीन। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, और ये मेरी भी ज़िंदगी का उसूल रहा है। मतलब आप, मेरे कई उस्ताद ऐसे हैं जो उम्र में मेरे बराबर भी हैं, मगर उनके साथ मेरा रिस्पेक्ट का लेवल जो है वो तब्दील हो जाता है, बावजूद इसके कि वो मेरे उम्र में बराबर हैं। जिस ज़माने में हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस वक्त जो है मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा बड़ा कमज़ोर था, तो जिनसे मैंने मैथमेटिक्स को बहुत सीखा है, तो मैं उनकी आज भी उतनी इज़्ज़त करता हूँ। अल्लाह ताला उनको हमेशा अच्छा रखे। अच्छा जनाब, तो आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, बिल्कुल उस्तादों की इज़्ज़त करनी चाहिए। यहाँ पर इसलिए नहीं कहूँगा कि आपको मैं अपनी इज़्ज़त करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक क़ुदरती बात है कि हम सिर्फ, एक बात याद रखिए, हमारा अल्लाह ताला जो हमें
नेक अमल और ऐसे अमल करने के लिए सिखाता है, समझाता है, उससे बाज़ दफ़ा माशरे पे मुस्बत तरीक़े से असरअंदाज हो रहे होते हैं। अगर कोई दुरुस्त अमल हम करते हैं तो ख़ुद ब खुद जो हमारे बच्चे होते हैं या हमारे इन्वायरमेंट में आसपास के लोग होते हैं वो भी फिर वो अच्छा अमल करते हैं। जिस तरीके की मैं आपको इसमें एक दो राय रखी जाती है, दोनों हदीसें मौजूद हैं कि जब किसी को मदद करो इस हाथ से दो तो उस हाथ को पता ना चले। दूसरी तरफ का एक और बात यह भी है कि अगर किसी को मदद करो तो मतलब अगर किसी को पता चले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है। तो इस पर लोग इख्तलाफ बेकार में करते हैं, मगर बात यह है कि अल्लाह ताला बड़ी हिकमत अमली बनाने वाला है, समझने वाला है, समझाने वाला है। तो कई दफ़ा हम कोई ऐसा अमल करते हैं जो माशरे पे मुस्बत रवैया छोड़े, असरअंदाज हो मुस्बत तरीक़े से, तो वो यकीनी तौर पे अच्छा होता है। तो अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और कोई आपको मदद करते हुए देख ले तो वो जो हिचकिचाहट में था मदद करने के लिए, तो वो आपको देख के वो भी अगर मदद करना शुरू कर दे तो इस तरह आप मुस्बत एक तरीक़े से आपने उसको उस नेकी की तरफ माइल कर लिया। इसी तरह ये जो आपने बात की है हज़रत अली की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप सही कह रहे हैं कि उस्ताद की इज़्ज़त करने से हम माशरे में जो तरतीब है इज़्ज़त करने की रिश्तों के दरमियान, उस तरतीब को में मुस्बत रवैया छोड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। गुल साहब कहते हैं, अदनान गुल साहब, थैंक्स भाई फॉर योर रिप्लाई रिगार्डिंग दिवान ग्रुप। आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड एज आई एम अ स्मॉल इन्वेस्टर एंड नॉट ट्रेडर। आई हैव स्पोकन टू योर स्टाफ यस्टरडे बट स्टिल वेटिंग इन रिप्लाई। सर जी, आपने अगर मेरे स्टाफ से रब्ता किया है वो ज़रूर आपको रब्ता करेंगे। बात ये होता है कि वो बारी बारी करके देख रहे होते हैं कि क्या किसको मतलब जैसे जैसे मैसेज आते हैं, जैसे इस वक्त 5:30 बज रहे हैं, तो इस वक्त मेरे ख्याल में 4 बजे से 6 बजे तक वो ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे होते हैं क्लाइंट्स को, तो आमतौर पे वो बिज़ी होते हैं। तो जहाँ जहाँ उनको टाइम मिलता है वो यकीनन आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। तो देर सवेर हो सकती है मगर रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। आगे लिखा है आपने कि प्लीज़ एडवाइज अबाउट लकी, इट हैज़ टच नाउ इट्स लोएस्ट टुडे 437। ये आपका कमेंट कितनी देर का? 1 घंटे पहले का है, तो वैलिड है। इसका मतलब आप आज की बात कर रहे हैं। 437 कैन आई एंटर नाउ, स्टे ब्लेस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि सिर्फ लकी की तरफ आप बहुत ज़्यादा क्यों मायल हैं, एक तो मैं ये कहूँगा, नंबर 1 बात। और दूसरे 437 अगर उसने टेस्ट किया है, आप कह रहे हो क्लोजिंग कैसी हुई है, क्योंकि मेरे पास तो कल तक का डेटा है, आज का डेटा नहीं है। तो अगर 437 पे सपोर्ट ले रहा है और इसका पता हमें कल चलेगा कि अगर आज वहीं क्लोज हुआ है 437 पे, तो फिर हम कल देखेंगे कैसे करता है। तो अभी मुझे लकी में सेफ एंट्री नज़र नहीं आ रही, एक बात। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई, ये इस वक्त सीमेंट सेक्टर या स्टील सेक्टर में बाइंग का टाइम इतना अच्छा है नहीं। इतने सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। और फिर आगे आप ऊपर आप ये भी लिखते हैं कि आप स्मॉल इन्वेस्टर है। तो भाई, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर है तो आपके पास तो रिस्क लेवल भी आपका डिफरेंट है। आप बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, मुख्तलिफ सेक्टर्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप उन सेक्टर्स में क्यों नहीं ट्रेड करते जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं या इस वक्त फौरी परफॉर्म करने की पोजीशन में? सीमेंट और स्टील तो फौरी परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है। खैर बहरहाल, अगला सवाल है वक़ास साहब का। रिस्पेक्टेड सर, काइंडली रिकमेंड सम बुक्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। यार वक़ास, आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करो, तो मैं आपको डायरेक्ट बुक ही भेज दूंगा, ठीक है ना। जो अच्छी बुक्स आपके लिए हो सकती हैं मैं कोशिश करूंगा वो आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, आतिफ साहब कह रहे हैं, खालिद साहब ग्रेट वर्क, पीएसओ का लेवल बता दें। अच्छा जी, पीएसओ, जिस तरह मैंने कहा कि पीएसओ मेरे पास अभी मतलब आज का डेटा नहीं है, मैं कल तक के डेटा पे बात करूंगा। अच्छा, ये 145 के करीब आ गया है, मेरे ख्याल में 146-47 की क्लोजिंग है पीएसओ की। तो अगर मैं कल तक के डेटा के हिसाब से पीएसओ को देखूं, आज वैसे मार्केट नीचे गिरी थी तो मुझे नहीं मालूम रिकवर हुआ या नहीं।
अगर आज भी नीचे गिरा है तो पीएसओ बुरे हालात में। फिर अगेन मैंने जो आतिफ को बोला है, मैं नहीं आतिफ को नहीं, वखास को जो बोला है, वखास को भी नहीं सॉरी, अदनान गुल को जो मैंने जवाब दिया है कि भाई पीएसओ अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, मगर पीएसओ जो है ना अभी फौरी रिटर्न नहीं देगा, एक बात, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में जाएगा। नंबर 2, अभी वो मंदी का शिकार है और इसको अगर आप 140 के पास ऊपर बाइंग शुरू करें तो अच्छा होगा, और वो आपकी पहली बाइंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी कल तक का डेटे को देखते हुए मैं तो इसमें एंट्री का अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, शाहनवाज साहब कहते हैं, शाहनवाज साहब 3-4 दिन से गायब थे। शाहनवाज साहब हमें सब पता है, हमने नज़र रखी हुई है कौन कौन कहाँ है। What will be the menu for free seminar in Karachi with duration and timing and laptop or writing material to bring? शाहनवाज साहब के सवाल बड़े क्या कहना चाहिए, गहराई वाले होते हैं। तो शाहनवाज साहब, नंबर पहला, वेन्यू गुलशन इकबाल होगा। फाइनल वेन्यू आपको टीम बाद में देगी, क्योंकि मैंने जिस तरह कल अपने उसमें डिस्कस किया था कि आप लोगों की कितनी तादाद होती है, वो तादाद जितनी रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब हमारे पास कैपेसिटी होती है कि भले 100-200 लोग आएँ, वी डोंट माइंड, तो जितने लोग होते हैं उस कैपेसिटी की वेन्यू हम सिलेक्ट करते हैं। मगर बहरहाल एक लोकेशन का आइडिया आपको देने के लिए बता रहा हूँ, गुलशन इकबाल में हम करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम डिफेंस में किया था तो लोगों का बड़ा ये शिकायत थी कि यार आप इतनी दूर जाके डीएचए में करते हैं, तो हम लोग तो यहाँ रहते हैं, तो उसके बाद से मैंने डीएचए को अवॉइड किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेन शहर में हो सके। तो गुलशन इकबाल इज़ अ मेन सिटी सेंटर ऑलमोस्ट, बेशक वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आता है मगर है वो सिटी का सेंटर। तो गुलशन इकबाल में करना चाहते हैं। ड्यूरेशन कितना होगा जनाब? इसका ड्यूरेशन 2 से 3 घंटे तो कम से कम होगा। उसके बाद आपने कहा टाइमिंग्स क्या होंगे? टाइमिंग्स उसके मेरी टीम देख रही है, मेरे ख्याल में हम कोशिश करते हैं वीकेंड पे रखने की, छुट्टी के दिन हम वीकडेज में नहीं रखते, नंबर 1। नंबर 2, हम कोशिश करते हैं आफ्टरनून में करें, ताकि सुबह सुबह अगर छुट्टी का दिन है तो आराम से सो के उठ सके, डिस्टर्ब ना हो, ईजी हो के आए। तो इस तरह का टाइम होगा। और जो टाइम है रजिस्ट्रेशन के बाद जो फॉर्मल इन्विटेशन आता है उस पर वेन्यू, टाइमिंग, तमाम चीज़ें उसमें तफसील से दी जाती हैं। लैपटॉप और राइटिंग मटेरियल, लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। राइटिंग मटेरियल के लिए अगर आप कोई पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर लेकर आएँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा इस दफ़ा कि आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की शक्ल में भी कुछ चीज़ें दिखाऊं और वही फाइल जो है आपके साथ शेयर भी कर लूं तो इस तरह आपके रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। कोशिश करूंगा जो सेमिनार में आ रहा है मुझे याद दिलाए, इंशाअल्लाह ताला करूंगा ऐसा। अच्छा, उसके बाद राना अजमत का कमेंट है, जज़ाकल्लाह। परवेज़ इमाम साहब ने भी दुआ दी, अल्लाह खुश रखे। काशिफ सिद्दीकी कहते हैं नए इन्वेस्टर को पुराने इन्वेस्टर के हालात देखकर काम शुरू करना चाहिए। अच्छा, आगाज़ तवज्जो तलब बात यह है कि कैसे पुराने इन्वेस्टर शेयर के रेट नीचे आ जाते हैं और फिर मालूम नहीं कि शेयर कब ऊपर वापस जाएगा। पर वीडियो पे ये कह रही है बहुत नीचे रेट है, बहुत पीछे रेट है, बहुत नीचे रेट है। पता नहीं है यार, ये उर्दू को पढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद आपके साथ भी ऐसा लाजमी होगा, बहुत नीचे रेट में, बहुत नीचे रेट में, बहुत नीचे रेट में। क्या मतलब है यार? काशिफ सिद्दीकी साहब ये क्या लिखने की कोशिश की आपने? कोई बात समझ में नहीं आई। जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आया उसके हवाले से मैं जवाब दे देता हूँ। शायद इनका मतलब ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप नीचे लेते हैं और फिर मार्केट वहाँ से और गिर जाती है, तो जो आपने नीचे के रेट में बाइंग की है वो फिर आपको ऊपर का रेट नज़र आता है। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं ये किसी हद तक इनकी बात दुरुस्त है, ऐसा होता है। इसका सद्देबाब किस तरह किया जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने कहा सेल करने का सलीका आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। माल बेचना ना, असल में लोगों ने, अल्लाह ताला कहता है कि इंसान के लिए ना सब में जो मोहब्बत वाली चीज़ है वो उसका माल और औलाद है। ये अल्लाह ताला हमें बताता है
कि तुम ना इन दो चीज़ों से बहुत मोहब्बत करते हो, माल और औलाद, तो यकीनन इन्वेस्टमेंट हमारा माल होता है। मगर बदकिस्मती ये है कि हम उन शेयर्स को तो अपना माल समझ लेते हैं, मगर शेयर्स की जो वैल्यू नीचे आ चुकी है उस पर फोकस नहीं है। यानी कि हमारा जो तरीक़ेकार है अपने माल को माल समझने का, वो गलत है। बेशक इन्वेस्टमेंट हमारा माल है, मगर अगर मैंने 100 रुपये का शेयर लिया है, आज वो 70 रुपये पे खड़ा है, तो मेरा माल अब 70 रुपये का है, मगर मैं समझता ही हूँ कि नहीं ये 100 रुपये का है। अगर मैं समझ लूँ ये 70 रुपये का है तो मैं दुरुस्त फैसले करने का अहल होऊंगा, मेरा दिमाग मुझे दुरुस्त फैसला करने की इजाज़त देगा। अगर मैं 70 वाला स्टॉक जो इस वक्त 70 का है उसको मैं कहूँ ये नहीं ये तो 100 रुपये का है, ये सोचता रहूँ, तो आप क्या समझते हैं आपका दिमाग आपको 80, 85, 90 में बेचने देगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो लिहाजा बेचने का फन आना चाहिए, बेचने की हिम्मत होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि ख़रीदारी करते वक्त ज़्यादातर इन्वेस्टर को ये एक हाइपर उनके सिचुएशन होती है, सेंसेशन होती है कि बस अब मार्केट निकल जाएगी, बस यहाँ से मार्केट गई, अब मैं तो बाहर आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इंसान फ़ानी है, मार्केट तो नहीं कहीं जाती, मार्केट तो यहीं खड़ी है, ऊपर होगी थोड़ा नीचे होगी, मौका मिल जाएगा। तो ये सोच को बदलना होता है कि भाई माल मिल जाएगा। अक्सर हमारे ब्रोकर और हमारे भाई लोग बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं, मिलेगा नहीं माल। फिर मुझे तो इस जुमले से चिढ़ है मुझे। क्या मतलब माल नहीं मिलेगा? माल हर वक्त मिलेगा। मार्केट इज़ एन ऑक्शन जिसमें ख़रीदार और फरोख्त। हाँ, जिस दिन लॉक लगा ठीक है, एक दिन मुझे माल नहीं मिल रहा, लॉक लग गया है, ठीक है, 4 दिन लॉक लग गया, नहीं मिल रहा माल, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज में वो एक ही स्टॉक ट्रेड होता है? वहाँ तो 700 स्टॉक ट्रेड होते हैं। मैं उस एक स्टॉक का पीछा छोड़ दूंगा, मगर ये कह दूँ कि माल ही नहीं मिल रहा ना, ये तो नहीं होता। माल तो बहुत है। अगर कोई एक स्टॉक आपके हाथ से निकल गया कोई बात नहीं, सिर्फ इस डर से कि वो निकल ना जाए मैं जल्दी में ले लूँ, ये तो एक गलत बात है। फिर लॉस वो एक ही स्टॉक पूरा दे देगा, फिर बैठ के रोएंगे कि यार हमने तो नीचे लिया था और नीचे आ गया, फिर इस तरह की बातें करेंगे। तो लिहाजा बाइंग के वक्त पेशेंस होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब टारगेट करते हैं एक्यूमुलेशन को, तो स्प्लिट बाइंग स्ट्रेटजी हम करते हैं। हम कहते हैं मैं यहाँ पर 2000 बाय करूँगा, फिर यहाँ पर मैं 3000 बाय करूँगा, फिर इंडेक्स का प्रेशर जब कम होने लगेगा और स्टॉक का प्रेशर कम होने लगेगा तो यहाँ मैं 5000 बाय कर लूँगा। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम नीचे बाइंग करते हुए जाते हैं, पूरा माल नहीं ख़रीद पाते, उसके बाद हम ऊपर, यानी कि ये हमारा एवरेज आ रहा है और हम अगली बाइंग जो है यहाँ पे करते हैं, अच्छा करते हैं, क्योंकि जो अगली बाइंग है वो हम कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड पे करते हैं। तो ये थोड़ी सी लॉजिकल बात है समझने की। अगर आप लेमैन वाली बात समझेंगे तो उसको तो यही समझ आता है मैंने सस्ता ख़रीदा। अरे भाई, सस्ता महंगा तो कुछ होता ही नहीं, सस्ता महंगा कुछ होता ही नहीं इस मार्केट में। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हम ट्रेड करते हैं डिफरेंस को, हम प्राइस को थोड़ी ट्रेड करते हैं। मतलब हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो हम प्राइस के लिए नहीं करते, हम डिफरेंस के लिए करते हैं। मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि शेयर 100 रुपये का है या 50 रुपये का है, हमें फ़र्क इससे पड़ता है हमें क्या मिलेगा, ये अहमियत की बात होती है। नेशनल बैंक एक ज़माने में 300-350 रुपये का था, ठीक है जी, आज पता नहीं 40-50 रुपये का होगा या 30 रुपये का होगा, आई डोंट नो कितने का है। तो अगर प्राइस की अहमियत होती तो मैं कहूँ कि यार जब वो 350 से नीचे गिरा तो 200 पे बाय कर लो 2-3 लाख शेयर। मैंने तो नहीं देखे 200 का रेट वापस, 100 नहीं देखा मैंने। तो प्राइस तो कोई चीज़ ही नहीं होती, अहमियत होती है ट्रेंड की, क्योंकि ट्रेंड ऊपर हो या नीचे, ट्रेंड बनाता है वो डिफरेंस को परसेंटेज में कैलकुलेट करें कि यार मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मुझे कितना मिल रहा है, कितने फीसद मुनाफा आ रहा है, ठीक है। अब एक स्टॉक है 50 रुपए का, वो
पोटेंशियल या मुनाफा दिखा रहा है 1 रुपए का, ठीक है, एक स्टॉक है 100 रुपए का, वो मुनाफा दिखा रहा है 1 रुपए का, तो भाई ये वाला स्टॉक अच्छा है ना, ये 50 रुपए में 1 रुपए का मुनाफा दिखा रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे ज्यादा है, तो मैं इसको बाय करूंगा। या अगर एक 400 रुपए का स्टॉक है, वो दिखा रहा है 2 रुपए की मूव और 50 वाला दिखा रहा है 1 रुपए की मूव, तो कोई कह सकता है यार उसमें तो सिर्फ 1 रुपया मिल रहा है। अरे नहीं भाई, वो शेयर 50 रुपए का है, इसमें 2 रुपए मिल रहे हैं, तो उसका मतलब है आप उससे डबल वहां कमाओगे। तो बेसिकली प्राइस तो मैटर ही नहीं करती कि 50 का शेयर हो, 100 का शेयर हो, 40 का शेयर हो, 35 का शेयर हो। हम तो देखते ये हैं कि जहां हमने बाय किया है उसके बाद वहां से हमारा मुनाफा कितना है। ठीक है जी। जीनत कहती हैं कि सलाम, एफएफसी की बॉटम प्राइस बता दें। एफएफसी यहीं पे बाय कर लें, बहुत लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, होता है आमतौर पे, और अगर फ़र्ज़ कीजिए इसको रिकवर करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मगर फिर भी आप बॉटम पूछते हैं तो 100 रुपये को बॉटम बना लें, 100 रुपये तक नहीं जा रहा है, मुझे नहीं लगता। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। एक दूसरी वीडियो पे कमेंट आए हैं तो मैं उनके जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इसलिए कि आप लोग सोशल मीडिया एथिक्स को सीखें। जिस वीडियो पे जैसा कमेंट होना चाहिए, जिस हवाले से कमेंट होना चाहिए, चाहे वीडियो हो चाहे पोस्ट हो, यानी कि अगर आप ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, तो पोस्ट जिस हवाले से है, कमेंट उस हवाले से होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो हमारी एक वीडियो थी जिसमें सेमिनार के हवाले से अपडेट किया गया, उसमें कोई साहब पूछ रहे हैं एफएफएल बता दें, फिर मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा। फिर एक साहब ने कहा फ्रॉम पास्ट 7 years द इंडेक्स इज होवरिंग अराउंड 40,000, एक्स डिविडेंड फॉर 7 years मीन्स 20,000 इन डॉलर टर्म, 10,000 पास्ट 7 years, वी हैव लॉस्ट हेविली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। मैं मुकम्मल तौर पे आपके मौक़िफ़ को रिजेक्ट करता हूँ। आपने जो कैलकुलेशन देने की कोशिश की है, आपका एंगल है देखने का जो दुरुस्त नहीं है। स्टॉक मार्केट में क्या पोटेंशियल गेन हुआ है, उसको अगर सिर्फ इंडेक्स पे कैलकुलेशन करके आप जीतते ना, तो आप इंडेक्स ट्रेडेड फंड नहीं ट्रेड कर रहे, या आप इंडेक्स नहीं ट्रेड कर रहे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको, फिर मैं अभी नेशनल बैंक की मैंने मिसाल दी। नेशनल बैंक जब 340 का था, इंडेक्स उस वक्त 52,000 का हाई नहीं मारा था। जब इंडेक्स ने 52,000 का हाई मारा था, नेशनल बैंक का रेट देख लो, आप पोल का रेट देख लो, कई स्टॉक गिनवा सकता हूँ, सिर्फ नेशनल बैंक नहीं, कई स्टॉक गिनवा सकता हूँ जिनके रेट नीचे आ चुके थे। ठीक है ना। तो डायरेक्ट इस तरीके से कैलकुलेशन करना, दैट्स नॉट राइट। हाँ, इंडेक्स एक, मैं इसको अलार्म बेल कहता हूँ एक ट्रेडर को, कि वो ये तसव्वुर कर सकता है कि अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट क्या है, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को समझा जा सकता है। ठीक है। और इंडेक्स इज कंक्लूड करता है ओवरऑल उन स्टॉक्स को जिनको लेके वो चलता है। जैसे 100 इंडेक्स जो है उन 100 स्टॉक्स की बात करता है, ऑल शेयर इंडेक्स उसकी बात करता है। मगर बहरहाल आपके पॉइंट से मुत्तफिक नहीं हो। अच्छा, फिर देखिए शिराज महमूद ने बड़ा सही कमेंट किया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड सेमिनार। उन्होंने सेमिनार पे बात की। तो उसके बाद इस्लाम लर्निंग ने भी दुआएं दी हैं, खैर बहरहाल। फिर उसके बाद तारिक रफ़ीक ने कहा यो कुछ लिखा है, उसकी स्पेलिंग से वो मतलब कुछ चेंज हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है ये ना, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। तारिक रफ़ीक साहब कुछ मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से पूछ रहे हैं। बहरहाल मैं ख़ास तौर पे ये आप लोगों को इसलिए ये बता रहा हूँ कि इस पर जब कमेंट हुआ, मैंने देखा, मुझे मेरी टीम ने बताया, तो मैंने कहा नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने एक तरीक़ा बनाया है कि डेली कॉल पे जो कमेंट होता है वो हमारे सेगमेंट का हिस्सा होगा। और खालिद भाई, अच्छा यहाँ पर इन्होंने एवीएन का पूछा है जिन साहब ने, मैं नहीं जवाब दूंगा। लईक अहमद साहब पूछते हैं कि डेट एंड प्लेस ऑफ सेमिनार। अब ये देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही है जिस पोस्ट हुई है। तो लईक साहब, ये सेमिनार जो है गुलशन इकबाल में होगा, और डेट इसकी जो है 3rd वीक ऑफ वीकेंड होगा, और 3rd वीक ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह होगा। फॉर्मल इन्विटेशन जो आएगी उसमें तमाम चीज़ें कंफर्म की जाएंगी और आपको बताया जाएगा। तो जनाब, ये थी आज की कॉल। दुआ करूँगा कि अल्लाह करे आप लोग कामयाब ट्रेड करें, और अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, तमाम परेशानियों से दूर करे। मेरी तमाम तर दुआएं आप लोगों के साथ।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।